गुड मॉर्निंग भैया भाई, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? आज मैं आप लोग को कक्षा सप्तम इतिहास का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, है ना? और पाठ है दिल्ली सल्तनत। पाठ का क्या है? कौन सा पाठ है? दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। यह 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग पाठ को आगे बढ़ाएं, इस पाठ में आए कुछ नए शब्द हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे है सल्तनत है, चालीसा, उलेमा, मंगोल, इक्ता प्रणाली, खिराज, खम्स और मुकद्दम, ये कुछ नए शब्द हैं, है ना? तो पहले पाठ जो पढ़ेंगे उससे पहले इसके बारे में हम लोग इन नए शब्दों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या है सल्तनत का अर्थ। सल्तनत यानी मुसलमान राजा जो होते थे, मुसलमान शासक, वह राजा न कहला के, सम्राट न कह के अपने को सुल्तान कहते थे, है ना? तो राजा का राज्य हुआ, तो सुल्तान का जो राज्य साम्राज्य रहेगा वह क्या कहलाएगा? सल्तनत। मुसलमान राजा सुल्तान कहलाते थे और उनके राज्य को हम कहते थे सल्तनत। उनका साम्राज्य सल्तनत कहलाता था। मुस्लिम शासक का राज्य, मुस्लिम शासक यानी सुल्तान के राज्य को हम सल्तनत कहते थे। दूसरा एक शब्द है चालीसा। दूसरा शब्द है चालीसा। तो चालीसा, इसका मतलब आप समझ गए कि चालीसा मतलब 40 लोग का कोई चीज होगा जिसमें 40 संख्या जरूर है। तो यह चालीसा इल्तुतमिश जो कि एक गुलाम था, आपने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उस इल्तुतमिश के द्वारा अपने शत्रुओं को परास्त करने, अपने शत्रुओं का दमन करने के लिए उसने तैयार किया था 40 सरदारों का। कैसे सरदार 40 थे? 40 शक्तिशाली सरदारों का एक गुट तैयार किया था, जो कि बाह्य दुश्मनों से हमारी रक्षा कर सके, साम्राज्य की रक्षा कर सके। तो इल्तुतमिश द्वारा अपने शत्रुओं के दमन के लिए तैयार किया गया 40 सरदारों का एक गुट, वही क्या कहलाता था? चालीसा। किसने बनाया था यह गुट? इल्तुतमिश ने, ठीक ना? और कितने सरदार थे इसमें? 40। कमजोर सरदार थे? नहीं, शक्तिशाली सरदारों का। किस लिए बनाया? अपने शत्रुओं का दमन करने के लिए। अब आ गया एक शब्द है उलेमा। क्या है? उलेमा। ये उलेमा क्या हुआ? ऐसे हिंदू धर्म का भी कुछ होता है, नियम कानून होता है ना, तो मुसलमानों का इस्लामी कानून का जानकार जो होता था, इस्लामी कानून कैसा है, शरीयत में क्या लिखा हुआ है, क्या बोला गया है कुरान में, तो इस्लामी कानून का जो जानकार होता था, जो विशेषज्ञ होता था, उन्हें ही उलेमा कहा जाता था। अब अगला शब्द है मंगोल। क्या है? मंगोल। इनके बारे में भी पहले हम लोग जाने हैं कि मंगोलों का आक्रमण है ना। तो यह प्राचीन तथा मध्यकालीन चीन, प्राचीन चीन जो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़े, और मध्यकालीन चीन की सीमाओं पर ये रहने वाले लड़ाकू कबीले थे। कैसे कबीला थे? कबीलेवासी थे ये। मंगोल एक कबीले वाले थे, कबीलों की जाति थी मंगोल जाति, और यह मूलतः मंगोलिया के रहने वाले थे। मंगोलिया के रहने वाले थे, इसलिए क्या कहलाते थे? मंगोल कहलाते थे। कहाँ पर रहते थे? प्राचीन और मध्यकालीन चीन में उनकी सीमाओं पर रहते
मंगोलिया के रहने वाले थे, इसलिए मंगोल कहलाते थे, ठीक ना। अब है एक इक्ता प्रणाली। अरे भाई ये इक्ता प्रणाली क्या है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था थी कि सेवा हम कर रहे हैं, मैंने किसी के यहाँ नौकरी की, मैं पंडित हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं कुंभकार हूँ, है ना, मैं नाई हूँ, मैं उनका सामंत हूँ, उनके दरबार में काम करता हूँ सुल्तान के यहाँ। तो इक्ता प्रणाली थी कि सेवा के बदले उसको नगद भुगतान नहीं किया गया, नगद पैसे नहीं देने की व्यवस्था के बजाय उनको जमीन देने की प्रणाली थी कि उसके बदले उनको कुछ भूमि दी जाती थी और उनकी जुताई बुआई करके वो उससे अपना जीवन यापन करते थे। यही प्रणाली क्या कहलाती थी, इक्ता प्रणाली। अब अगला शब्द है खिराज। खिराज मुस्लिम शासकों यानी सुल्तानों के द्वारा लगाया गया भूमि कर, जो हम लोग राजस्व या लगान कहते हैं, वही भूमि कर दिल्ली सल्तनत में खिराज नाम से जाना जाता था, है ना। और अगला एक और शब्द है, नया शब्द है खम्स, यानी भूमि आपकी जितनी उपज हुई उस उपज का जो आपने राजा को कर दिया वह कर खिराज कहलाया। लेकिन हमेशा युद्ध तो होते रहते थे, युद्ध भी होते रहते थे। युद्ध में अगर कोई माल लूटा, युद्ध में लूटे गए माल पर कोई सिपाही कोई भी अगर लूटा तो उस माल पर लगाया गया कर खम्स कहलाता था। भूमि कर को खिराज कहते थे और युद्ध में लूटे गए माल पर लगाए गए कर को खम्स। भूमि कर खिराज, युद्ध में लूटे गए माल पर लगाया गया कर खम्स कहलाता था। उस समय गांव का मुखिया वह मुकद्दम कहलाता था। मुकद्दम, गांव का मुखिया मुकद्दम कहलाता था। तो ये हो गई दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी नए पारिभाषिक शब्दों की जानकारी। थोड़ा देर हम थोड़ा परिचय लेते हैं कि आखिर दिल्ली सल्तनत कब हुआ, कितने दिन के बाद, कहाँ दक्षिण के राज्य उत्तर के राज्यों के बारे में मैंने पढ़ा। अब लगातार तुर्की आक्रमणकारियों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, है ना, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद क्या हुआ, तो प्यारे भैया बहन, तुर्की आक्रमणकारी भारत में नए थे। उन्होंने मुस्लिम राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, मृत्यु। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसका पूरा साम्राज्य जो मुल्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था वह उसके सेनापतियों में बट गया, उसके सेनापतियों में बट गया, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, तो भारतीय प्रांत जो थे मोहम्मद गोरी के, भारत में उसका जो राज्य था, साम्राज्य जितना था, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बना। मोहम्मद गोरी का भारतीय प्रांत का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बना और उसने अन्य जितने भी गवर्नर यहाँ थे उन सबका दमन कर, उनका सबको हराकर अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। चलो, सबसे ये बलवान निकला, शक्तिशाली निकला और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। और 1206 ईस्वी में ही वह जब दिल्ली का सुल्तान स्वयं को घोषित किया तो दिल्ली सल्तनत वहीं से दिल्ली सुल्तान घोषित किया और दिल्ली सल्तनत की नींव वहीं पड़ गई। उसके वंश को हम लोग गुलाम वंश, ऐबक वंश बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उसका वंश चला दिल्ली सल्तनत पर, तो पहला वंश हम लोग ऐबक वंश बोलते नहीं, हम लोग उसको गुलाम वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का
गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद घोरी का गुलाम था, ठीक ना। तो इल्तुतमिश और बलबन का शुरुआती जीवन जो था वह गुलाम के रूप में बीता था, इसलिए उसके वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना गया। अब सल्तनत काल को में ये सल्तनत काल जो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला, इसमें किन किन वंशों ने शासन किया? मुख्य रूप से तो दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली पर 5 वंशों ने, 5 मुख्य वंशों ने शासन किया। जिसके बाद क्या हुआ? भारत में बाबर द्वारा 1526 में पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल शासन की स्थापना हो गई। उन 5 वंशों में है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक ना। कौन कौन है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश, ठीक ना। आज हम लोग इतना पढ़े हैं, मुख्य शब्दों को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे। धन्यवाद।